ब्लड जो होता है एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। सुनो ध्यान से, प्राकृतिक कोलाइड का मतलब जैसे हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो जब चाय बन जाता है तो उसको फिर हम लोग छानते हैं। छानने के बाद जो चाय पत्ती रहता है वो छानना में क्या हो जाता है, छन जाता है। इसी प्रकार से जब हम लोग ब्लड को छानेंगे तो जो तरल चीज होगा वो क्या छना जाएगा, और जो RBC WBC जो भी रहता है वो क्या होगा, छना जाएगा। तो एक प्रकार उस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड बोला जाता है। कोलाइड किसको बोलते हैं, जिसमें कोई चीज छानने के बाद क्या हो जाए, छन जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। तो रक्त एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, प्राकृतिक का दिया हुआ कोलाइड है। दूसरा पॉइंट, रक्त क्या होता है, एक संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक का मतलब पूरे शरीर को जोड़ने का काम किसका है, रक्त का। समझ में आया कि नहीं, पूरे शरीर को कौन जोड़ करके रखता है, रक्त। जैसे अगर सिंपल सा बात करें, हम लोग जो खाना खाएं उस खाना में हम लोग को क्या मिला, पोषण मिला, तो पोषण को पहुंचाने का काम किसका है, रक्त का। ठीक है, जैसे O2 ऑक्सीजन हम लोग लिए, उसको पूरा शरीर में पहुंचाने का काम किसका है, रक्त का। तो एक प्रकार का कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक। तीसरा पॉइंट कि रक्त का जो pH होता है, रक्त क्षारीय होता है। ठीक है, रक्त कैसा होता है, क्षारीय, और इसका pH मान कितना होता है, 7.4। तीसरा पॉइंट, जो पुरुष होता है उसमें रक्त पाया जाता है 5.5 लीटर। अरे हल्ला शांत कर लो थोड़ा। पुरुष में कितना, 5.5 लीटर, और जबकि महिला में कितना पाया जाता है, 7 लीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो महिला है उसमें आधा लीटर किससे कम पाया जाता है, पुरुष से। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि जो पुरुष है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो महिला है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है, कम होता है। इसलिए रक्त भी कम पाया जाता है महिला में। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त का जो निर्माण होता है, ठीक है, अगर बात करें वयस्क, जैसे हम लोग हैं, हम लोग में जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं, जैसे चिकन वगैरह जो खाता होगा उसके बीच में जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। तो वहीं पे रक्त का निर्माण होता है वयस्क में। ठीक है, लेकिन जो बच्चा है, जो गर्भाशय में बच्चा पल रहा है, उसमें हड्डी क्या होता है, कमजोर होता है, लचीला होता है, तो वहाँ पे रक्त उसका नहीं पाया जाता है, रक्त वहाँ नहीं निर्माण होता है। वहाँ पे रक्त जो बच्चा का निर्माण होता है किसमें होता है, गुर्द में। ठीक है, गुर्द का जो बच्चा, गुर्द जो है उसका रक्त निर्माण क्या होता है, लीवर में, यकृत में। ठीक है, क्यों, कोई पूछ दिया कि ऐसा क्यों होता है, तो जवाब देना, इसलिए होता है क्योंकि बच्चा का जो हड्डी होता है वो लचीला होता है। जब लचीला होगा तो अस्थि मज्जा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बच्चा का जो रक्त बनता है कहाँ बनता है, लीवर या यकृत में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो रक्त मर जाता है, डेड हो जाता है, वो कहाँ जाकर के जमता है, पलिया। पलिया एक हिस्सा यहाँ पे पाया जाता है, यहीं पे जाकर के रक्त क्या होता है, मरा हुआ रक्त जमा होता है। अब पलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त का कब्र बोला जाता है। मतलब मरा हुआ रक्त कहाँ जाकर के जमा होता है, पलिया में। जैसे एक सिंपल सा बात करें, कोई आदमी मर गया, उसमें भी रक्त मौजूद रहता है, लेकिन सब रक्त कहाँ चल जाता है, पलिया में चल जाता है। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बात करें रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो गया तो हार्ट अटैक का बीमारी होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है, सुनो जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा रक्त में कैसे बढ़ जाता है, तो तेल वाला सामान ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जिससे हार्ट अटैक का बीमारी आ सकता है। ठीक है, तो जितने भी हार्ट अटैक का जितनी भी बीमारी आता है सब किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन सुनो ध्यान से, हीमोग्लोबिन जो पुरुष होता है उसमें 14 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, और महिला में कितना, 13 ग्राम पर डेसीलीटर। सुनो ध्यान से, इसी हीमोग्लोबिन के कारण महिला में रक्त क्या होता है, कम पाया जाता है। यहाँ देख लो, महिला में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 1 डेसीलीटर में कितना है, 13 ग्राम, जबकि पुरुष में 1 डेसीलीटर में कितना है, 14 ग्राम। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण महिला में रक्त क्या होता है, कम पाया जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा। ठीक है, अब देखो, मतलब हीमोग्लोबिन है, मतलब नर में आयरन की मात्रा क्या है, ज्यादा। ठीक है, महिला में आयरन की मात्रा क्या है, कम। तो देखो, महिला में आयरन की मात्रा कम का मतलब हुआ, ठीक है, उसका शरीर थोड़ा कमजोर होता है, किसकी तुलना में, पुरुष की तुलना। समझ में आया कि नहीं। एक थप्पड़ अगर मार करके देखो महिला को और एक थप्पड़ मारो पुरुष को, तो महिला का जो शरीर होता है पूरा लाल हो जाता है। लाल होने का मतलब चोट भी बहुत ज्यादा लगता है। क्यों?
क्योंकि उसमें आयरन का क्या है, कमी है। समझ में आ गया बात? ठीक है। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया? विलियम हार्वी को सबको पता ही है। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड का कार्य। सुनो ध्यान से। तो ब्लड का कार्य बहुत सारा है। अल्लाह थोड़ा शांत कर लो ना, ब्लड बढ़ रहा है। अभी जितने भी प्रकार का रोग है 70 से 80% रोग केवल रक्त की वजह से। इसलिए समझ लो कम से कम रक्त के बारे में। तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसका क्लास पूरा और होने वाला है। ठीक है। देखो रक्त का कार्य, ब्लड का कार्य। तो पहले सबसे पहले बात तो सबको पता चल ही गया होगा कि रक्त का जो कार्य है वो तापमान को क्या करता है, नियंत्रण। देखो कभी भी बहुत ज्यादा रगड़ो दोनों को तो ये क्या हो जाता है, गर्म। और जैसे ही छोड़ते हैं तुरंत क्या हो जाता है, जैसा था वैसे ही हो जाता है। तो ये तापमान का क्या करता है, नियंत्रण। जैसे सिंपल सा बात है, ठंडा के दिन में हम लोग आग के पास बैठते हैं तो शरीर पूरा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही आग से थोड़ा दूर जाते हैं तुरंत नॉर्मल हो जाता है। क्यों? ब्लड के कारण। ब्लड तापमान का क्या करता है, नियंत्रण करता है। दूसरा कारण, ब्लड जो है पूरे शरीर में पोषक का क्या करता है, परिवहन। तो बता तो चुके हैं, पाचन तंत्र हम लोग पढ़े ना, पाचन तंत्र में क्या बनाता, पोषण। और जो पोषण बनाता वो रक्त वाहिनियां उसको पूरा रक्त में, पूरा शरीर में क्या कर रहा था, पहुंचा रहा। तो पोषण को पहुंचाने का काम भी किसका है, रक्त का। अब हम लोग जो श्वसन लिए O2 या जो हम लोग CO2 निकाल रहे हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करने का काम भी किसका है, रक्त का। ठीक है। लास्ट में उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन। शरीर में जितने भी अवशिष्ट बनता है, ठीक है, जैसे अवशिष्ट के रूप में CO2 बनता है। CO2 कैसे बनता है, तो ग्लूकोज। हम लोग पोषण के रूप में क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन लिए O2, दोनों आपस में अभिक्रिया किया। और अभिक्रिया करने के बाद हम लोग में क्या क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, जल बनता है और साथ साथ CO2 बनता है। तो शरीर में जो अवशिष्ट CO2 है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का भी काम किसका है, रक्त। ठीक है। चाहे समझ लो जो रक्त होता है उसको फिल्टर करने का काम भी, सॉरी, जो रक्त में कुछ कुछ कण अवशिष्ट पहुंच जाता है उसको फिल्टर भी कौन करता है, रक्त। किडनी के द्वारा जाता है ना, तो जो अवशिष्ट चीज जाता है उसको किडनी क्या करता है, रोक लेता है। और मूत्र से क्या करता है, उसको बाहर। समझ में आ गया बात? ठीक है। तो ये इतना पॉइंट था किससे रिलेटेड, रक्त से। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट भूल गए, रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी होता है। अब ध्यान समझना, ठीक है। रक्त दो प्रकार, रक्त जो होता है वो दो भाग में बटा होता है। कितने भाग में, दो भाग में। पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रुधिराणु। ठीक है। प्लाज्मा को हिंदी इंग्लिश में प्लाज्मा ही बोलते हैं। ठीक है। रुधिराणु को इंग्लिश में पुस्कस बोलते हैं। ठीक है। सुनो ध्यान से, बहुत सारे बुक में दिया होगा, किसी में 55%, किसी में 60%। तो लगभग डाटा याद रखना कि रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% होता है, जबकि रुधिराणु का जो प्रतिशत होता है वो 40 से 45% होता है। बहुत सारे बुक में 40 दिया होगा, बहुत सारे बुक में 45 दिया होगा, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये जो रुधिराणु है, ये रुधिराणु 3 भाग में बटा जाता है। ठीक है। पहला भाग है RBC, दूसरा भाग है WBC और तीसरा भाग है प्लेटलेट्स। सुनो ध्यान से, पहला RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट्स। अब सुनो, RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, WBC का व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स। ठीक है। इसको हिंदी में अगर बात करें तो लाल रक्त कणिका, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स तो वही है। साइंटिफिक नेम, ठीक है, डॉक्टर सब जब भी लिखता है ना RBC चेक तो साइंटिफिक नेम पे लिखता है। ठीक है। वो नहीं लिखेगा कि RBC का टेस्ट नहीं करना, वो जब भी लिखता है वो क्या लिखेगा, RBC को एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का मतलब उसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम, मतलब RBC चेक कर रहा। ठीक है। जब भी कैंसर का जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसके जब भी लिखा हुआ डॉक्टर जो लिखता है वो लिखता है ल्यूकोसाइट। ठीक है। जबकि ल्यूकोसाइट का मतलब ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया तो कैंसर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है। कैंसर बोलता है, ब्लड में जो कैंसर हो जाता है उसको ल्यूकेमिया बोला जाता है। ठीक है। तो क्या चेक होता है, ल्यूकोसाइट चेक होता है। तो WBC का मात्रा जितना रहना चाहिए उतना है या नहीं। ठीक है। तीसरा प्लेटलेट्स को साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। याद रखना, जो भी रिपोर्ट में लिखता है RBC नहीं लिखेगा कि RBC चेक करो, WBC नहीं लिखेगा, प्लेटलेट्स वगैरह नहीं लिखता। ठीक है। सब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, प्लाज्मा
इस प्लाज्मा में दो प्रोटीन मिलता है, एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। सुनो, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को बाहर निकाल देंगे ना, तो उसका जो कलर होता है प्लाज्मा का वो हल्का पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का पीला। ठीक है, प्लाज्मा का जो कलर हल्का पीला कब होगा? जब उसमें से कौन सा प्रोटीन निकाल देंगे? फाइब्रिनोजेन। तो प्लाज्मा जब टेस्टिंग होता है उसमें फाइब्रिनोजेन को क्या किया जाता है? निकाल करके किया जाता है, क्योंकि फाइब्रिनोजेन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन का टेस्टिंग नहीं करना होता है, प्लाज्मा का टेस्टिंग करना होता है। तो देखना, कभी भी जहाँ पे ब्लड वगैरह चेक होता है वहाँ पे देखना शीशी में पीला पीला कलर का रखा हुआ रहता है, वो क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा में से क्या निकला हुआ? फाइब्रिनोजेन निकला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सुनो ध्यान से, आरबीसी। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसका जो आयु होता है, इसका पहले संख्या समझ लो, इसका संख्या 50 लाख। हम लोग के शरीर में इसका संख्या कितना होता है? 50 लाख। मतलब एक 50 लाख होता है 5 मिलियन के बराबर, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो 5 मिलियन होता है। हम लोग में आरबीसी का संख्या कितना होता है? 50 लाख। इसका जो आयु है वो आयु कितना? 120 दिन का। सुनो, 120 दिन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जैसे मान लो कि किसी के शरीर में आज आरबीसी बना, ठीक है, 1 लाख आरबीसी बन गया, ठीक है, बनते रहता है मरते रहता है। तो 1 लाख जो आरबीसी आज बना वो 120 दिन तक जिंदा रहेगा शरीर के अंदर, और फिर क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। और मरने के बाद कहाँ जाकर के जमा होगा? पलिया में। समझ में आया बात? कहाँ जमा होगा? पलिया में, जिसको कब्र बोला जाता है। कब्र क्यों बोला जाता है? समझ में आ गया? क्योंकि मरा हुआ आरबीसी वहाँ पे जाकर के क्या होता है? जमा होता है। ठीक है, अब सुनो, एक बार में कभी भी 50 लाख आरबीसी नहीं बनता है, 120 दिन है। ये 120 दिन में क्या होता है? बटा हुआ रहता है। जैसे मान लो किसी के शरीर में आज 50,000 बना, कल हो सकता है लाख भी बन जाए, ठीक है, कल हो सकता है 25,000 भी बने। मतलब ये 120 दिन में क्या होता है? बटा हुआ रहता है। और जो आज बना वो 120 दिन के बाद क्या होगा? मरेगा। और जो कल बना 120 दिन के बाद वो क्या होगा? मरेगा। तो इस प्रकार से हम लोग के शरीर में आरबीसी बनते रहता है और मरते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी। इसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट है। ठीक है, इसका जो संख्या हम लोग के शरीर में 10,000 है, 10,000 इसका संख्या पाया जाता है। और ये मात्र 4 दिन तक ही जीवित रहता है। बहुत सारे बुक में 5 दिन भी दिया होगा, तो एक रेंज लिख लेना, 4 से 5 दिन। ठीक है, 4 से 5 दिन। तो देखो ये 10,000 जो है एक दिन में नहीं बनता है बाबू। ठीक है, ये 10,000 बटा होता है। मान लो कि आज किसी के शरीर में 2,000 बना, तो 4 से 5 दिन के बाद वो क्या होगा? मरेगा। ठीक है, आज 2,000 बना तो हो सकता है कल 2,500 भी बने। मतलब 4 दिन के अंदर वो 10,000 बनेगा और 4 दिन के बाद वो 10,000 क्या होगा? मरेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ब्लड में, पूरा शरीर में जो जीवाणु से लड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। इसको एंटीबॉडी भी बोला जाता है, एंटीबॉडी। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जितने भी रोगाणु है या जितने भी जीवाणु या विषाणु, वो उसमें से ब्लड में से हम लोग को क्या करेगा? डब्ल्यूबीसी लड़ता है, डब्ल्यूबीसी फाइट करता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी का प्रकार आएगा तब समझाएंगे कि कैसे फाइट करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स। इसका साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट। ये हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? 2 लाख। और ये 7 दिन तक ही जीवित रहेगा। 7 दिन के बाद ये क्या होगा? मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो सबका आयु याद रखना, साइंटिफिक नेम, संख्या में कितना। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा सुनो ध्यान से, अब आराम से समझना यहाँ पे आप पूरा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है, अल्लाह शांत करके बाबू सुनो, बहुत काम का चीज होता है ब्लड। ठीक है, अभी के समय में पूरा का पूरा रोग 70 से 80% रोग ब्लड से होता है। अब इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो बायोलॉजी क्या पढ़ना है? पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसे पूरा जानकारी समझ लो। ठीक है, पता चल जाएगा कि रोग जो हो रहा है उसमें क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, तो देखो आरबीसी, आरबीसी का जो आकार होता है वो गोलाकार। कैसे आकार होता है वो आकृति आएगा नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में इसका आकृति वगैरह सब आने वाला। ठीक है, तो आरबीसी का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, मतलब गोल शेप का होता है। जैसे एक बॉल लो और बॉल को एक तरफ से चपटा कर दो, वो किसका आकार हो गया? आरबीसी का आकार। इसका डायग्राम हम भेज देंगे ग्रुप में, देख लेना आरबीसी का। ऐसे कल के क्लास में तो आरबीसी वगैरह आने वाला है। ठीक है, तो आरबीसी का एक बॉल लिए, उसको एक तरफ से चपटा कर दो, वो आकार किसका बन गया? आरबीसी का। अब देखो ऊंचाई पर जाने से आरबीसी का जो आकार होता है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है समझ लो ध्यान से। देखो रीजन समझ लो, रीजन ऐसे ही है। तुम सबको बिलियन वाले चैप्टर में क्लास 12 के अंदर
ये चीज़ पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना है दाब, और दाब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है वहाँ पे। तो समझ लो, थोड़ा सा यहीं पे बता देते हैं। जब हम लोग पहाड़ वाले इलाके पे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है ना कि दाब घटते जाता है। कैसे दाब घटता है थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग अभी यहाँ है, तो ये वायुमंडल है, तो अभी दाब कितना लगा है, ठीक है, ये इतना दाब है, हम लोग यहाँ पे है और ये वायुमंडल है पूरा, तो दाब इतना लगा। जैसे ही पहाड़ वाला इलाका पर गए, मान लो ये पहाड़ी वाला इलाका पे गए और ये वायुमंडल इतना है, तो दाब कितना से घट गया, देख लो कितना से घटा कि नहीं घटा, कितना से क्या हो गया, घट गया। तो जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, पहाड़ पर ऊपर जाते हैं, तो दाब क्या होता है, घटते जाता है। दाब घटने से क्या होता है, ध्यान समझना, दाब घटने से हम लोग के शरीर में, जैसे भी यहाँ पे तो हम लोग के शरीर में जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, दाब घटने से उतना ऑक्सीजन नहीं जा पाता। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हम लोग अभी क्या है, अर्थ पर है, ठीक है। अभी जो वायुमंडल जो दबाव लगाया, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो जो आरबीसी का जो आकृति है वही आकृति से काम चल जाता है। अब क्या होता है कि जब हम पहाड़ वाले इलाका में जब ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने का मतलब कि दाब क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है। दाब क्या हो गया, कम हो गया। और दाब कम होने से हम लोग के शरीर में जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता। तो क्या करता है ना, आरबीसी वगैरह बहुत तेज होता है, वो पहले से अपना आकार क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है, और आकार बड़ा करके पहले से ऑक्सीजन को क्या करता हो, स्टोर करके जमा करके रखता है। समझ में आया कि नहीं? तो जमा करके रखने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, पूर्ति कर देता है। तो देखना कभी कभी देखना, जब पहाड़ में हम लोग ऊपर जाते हैं तो तेजी से हम लोग ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करते हैं। क्यों लेना स्टार्ट करते हैं पता है? क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा ऊपर में धीरे धीरे क्या होता है, कमते चला जाएगा। और जितना तेजी से लेंगे, जितना तेजी से हम लोग ऑक्सीजन खींचेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, जिससे अपना आरबीसी का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आ गया बात? ठीक है। और समझ लो, जैसे कश्मीर वाला लोग को देखना, कश्मीर में जो लोग रहते हैं उसका चेहरा देखना, उसका चेहरा ज़्यादा लाल होगा, ठीक है। उसका चेहरा देखना, उसका चेहरा क्या होता है, लाल। क्यों लाल होता है पता है? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर वगैरह है वो पहाड़ी इलाका पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से बहुत ऊंचाई पर है, तो यहाँ से बहुत ऊंचाई का मतलब कि उसको हरदम ऊंचाई पे ही जाना है, तो वहाँ पे दाब क्या लगता है, कम लगता है। दाब कम लगने से उसके प्रकृति का ये ऐसा बना हुआ है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा रहने से उसका जो चेहरा रहता है कैसा दिखाई देता है, लाल। एक स्टूडेंट से पूछे थे 2022 बैच का, कश्मीर के लोग को चेहरा क्यों लाल होता है, तो कहता है सर वहाँ सेव पाया जाता है, सेव खाता है तो लाल हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, सेव खाने से लाल नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें पहले से क्या होता है, उसके जीन में हीमोग्लोबिन क्या है। चलो ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट, आरबीसी में ना ही लाइसोसोम पाया जाता है, ना ही केंद्रक। तो देखो हम लोग का जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आ रहा है, जैसे हम लोग के पापा मम्मी का गुण हम लोग के पास आया, कुछ तो गुण आया, वो गुण किसकी वजह से आया, डीएनए की वजह से। अब डीएनए किसमें रहता है, केंद्रक में रहता है। तो बताओ आरबीसी में जब केंद्रक ही नहीं है तो क्या डीएनए होगा, तो डीएनए नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है, हम लोग का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण लाता है वो आरबीसी नहीं लाता। समझ में आया कि नहीं? वो आरबीसी वो गुण नहीं लेकर जाता क्योंकि केंद्रक उसमें नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पूरा रुधिराणु का कितना प्रतिशत है, 95। क्यों देख लो, ये अकेले कितना है, 50 लाख है ना, अकेले कितना है ये 50 लाख संख्या में। और डब्ल्यूबीसी कितना था, 50,000। और ये कितना था, 2 लाख। बताओ तीनों मिलाओ लगभग कितना है, 52 लाख के आसपास, जिसमें से अकेले है कितना, 50 लाख। तो लगभग कितना प्रतिशत होता है, 95% कौन होता है, रुधिराणु का। रुधिराणु मतलब समझ में आ गया, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों का 95% अकेले कौन है, आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताओ ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबको पता ही है, एनीमिया रोग। तो ये कहानी किसका था, आरबीसी का था। अब बात करते हैं हम लोग क्या, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अभी पूरा डिटेल से सब आएगा, अभी तो कहते इंट्रोडक्शन है। डब्ल्यूबीसी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे आरबीसी का निश्चित आकार है ना, इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार। लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई भी अनिश्चित आकार नहीं है, ही नहीं निश्चित आकार। कोई सा भी आकार होता है, कोई सा डब्ल्यूबीसी गोलाकार भी होता है, कोई सा टी शेप का होता है, टी आकृति का होता है, कोई लंबा होता है, इसका कोई फिक्स आकार नहीं, ठीक है। इसमें केंद्रक होता है। अब देखो हम लोग का जो मम्मी पापा का जो गुण आया
वो किस कोशिका में पाया जाता है? WBC। तभी WBC में क्या होता है? केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? DNA। जैसे हम बताए थे ना कि क्राइम पेट्रोल वगैरह कोई देखा होगा कभी, या CID वगैरह, उसमें देखना किसी का मर्डर हो जाता है तो मर्डर होने के बाद ब्लड लेता है ना, ठीक है। ब्लड लेने का मतलब बाल नहीं लेता है, बाल को खींचने का मतलब उस बाल में क्या लगा? वो ब्लड। समझ में आएगा नहीं? बाल से DNA चेक नहीं होता है, बाल जब खींचेगा तो उसका क्या होगा? जड़ कबड़ेगा ना, और जड़ जब कबड़ा उसमें क्या लगा हुआ रहता है? ब्लड। और उस ब्लड में से क्या निकालता है? WBC। और WBC में से क्या चेक करता है? WBC में से क्या चेक करता है? DNA। समझ में आएगा नहीं? तो सब बोलते हैं बाल से नहीं होता है, ठीक है। बाल जब कबाड़ा उससे क्या है? उसका ब्लड है। समझ में आएगा नहीं? और बहुत सारा चीज लेता है, या ब्लड कहीं पे है उस ब्लड को उठाता है, उसमें से क्या निकालता है? WBC। क्योंकि WBC में क्या होता है? केंद्रक। और अब उसके मम्मी पापा से क्या करता है? मिलाता। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, ये रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। बताए थे ना, एंटीबॉडी का काम किसका है? एंटीबॉडी का काम किसका है? WBC का। कैसे करता है? सुनो ध्यान से, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अरे हल्ला साथ करो, WBC कैसे काम करेगी 12th क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा सोच रहे हैं हम यहीं पे बता दें तुम सब, ठीक है। ये 12th क्लास में पूरा मिलने वाला है। सुनो, WBC में, ठीक है, ये 6 प्रकार का चीज पाया जाता है, जिसमें से ये ऊपर वाला 3 बहुत काम का है। ये ऊपर वाला 3, ठीक है। नाम याद रखो, पहला एंटीबॉडी, दूसरा लिम्फोसाइट, जिसका आकृति कैसा होता है? टी आकृति का, इसको टी सेल भी बोलते हैं। और तीसरा होता है मोनोसाइट, जिसका आकृति WBC में सबसे बड़ा। आप ध्यान से सुनना कि क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है ये बता रहे। मान लो कि किसी के शरीर में जीवाणु चला गया, हानिकारक जीवाणु, जो शरीर को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। अब उसमें क्या होता है? सुनो, जैसे ही हानिकारक जीवाणु शरीर के अंदर गया तो सबसे पहले एक्टिव होता है एंटीबॉडी, ठीक है। ये एंटीबॉडी उसको देख लेता है और अरे अल्लाह साथ करो ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड चीज नहीं समझ में आएगा बाबू तो नहीं सीख पाएगा फिर आगे बायोलॉजी इतना इजी भी नहीं है जितना तुझे समझ लिया, ठीक है। ये एंटीबॉडी, जैसे ही जीवाणु गया हानिकारक जीवाणु, यहाँ पे क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जैसे ही हानिकारक जीवाणु को देखने के बाद वो कुछ करता नहीं है। एंटीबॉडी सबसे पहले जा करके बताता है किसको? लिम्फोसाइट, जो कि किसके अंदर है? WBC के अंदर है। ये लिम्फोसाइट को जा करके बता दिया। कौन बताया? एंटीबॉडी। तो सबसे पहले देखने का काम, रोग को पहचानने का काम कौन करता है? WBC का एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखा, पहचाना और किसके पास गया? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के पास गया। सुनो ध्यान से, लिम्फोसाइट और जो जीवाणु या विषाणु जो शरीर के अंदर गया, वो शरीर में क्या पहुंचा सकता था? रोग, ठीक है। शरीर को क्या कर सकता था? बर्बाद कर सकता था। तो ये लिम्फोसाइट, सुनो ध्यान से, और उस जीवाणु के बीच में लड़ाई होता है। समझ में आया कि नहीं? लिम्फोसाइट और उस जीवाणु के बीच में क्या होता है? लड़ाई होता है। अगर लिम्फोसाइट मजबूत है तो उस जीवाणु को क्या करेगा? पटक देगा और मार देगा। समझ में आया कि नहीं? तो वहां पे जीवाणु को मार दिया। अब देखो इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा फिर से एंटीबॉडी उठाता है। अब वो जीवाणु मर गया, शरीर के अंदर है, तो शरीर को हानि पहुंचा सकता है कि नहीं? तो उसको खत्म भी तो करना है। अब ये एंटीबॉडी फिर से जाता है किसके पास? मोनोसाइट के पास। अब मोनोसाइट को जाकर के ये उठाता है और उठाने के बाद ये मोनोसाइट क्या करता है? वो मरा हुआ जीवाणु को खा लेता है। अब खा करके अपना आकार क्या कर लेता है? समझ में आया क्या हुआ कहानी? 3 कहानी में कंप्लीट होता है। सबसे पहले शरीर में हानिकारक जीवाणु गया या विषाणु गया, एंटीबॉडी उसको पहचानने के बाद उसको समझा ये शरीर में क्या पहुंचा सकता है? हानि पहुंचा सकता है। सबसे पहले किसके पास जाता है? लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट का आकृति कैसा है? टी। जाने के बाद उससे लड़ाई करता है, उसको क्या करता है? मार देता है। अब मारने के बाद जब मर गया तो शरीर के अंदर वो रहेगा, तो शरीर को क्या पहुंचाएगा? हानि पहुंचाएगा। सिंपल सा बात है। तो उसको वहां से हटाना भी तो है। तो एंटीबॉडी इससे उसका फायदा उठाता है और जाकर के बोलता है आप जाकर के जीवाणु को मार दिए, आप जाकर के क्या कीजिए? इसको खा लीजिए। तो मोनोसाइट जाता है, उसको क्या करता है? खा लेता है, जिससे जीवाणु क्या हो जाता है? पूरी तरीके से मर जाता है। ये कहानी चलता है कहाँ? WBC के अंदर। समझ में आया कि नहीं? आप सुनो, जो एड्स रोग होता है, HIV, ठीक है, एड्स रोग या कैंसर वगैरह जो होता है, समझ में आया कि नहीं? उसमें जो ये टी सेल है, ये टी सेल बेचारा मर जाता है। विषाणु से लड़ते लड़ते ये क्या हो जाता है? मर जाता है। इसे रिपीट कर रहे हैं, कैंसर रोग और एड्स रोग में, ठीक है,
या कोरोना, बहुत सारे कोरोना से मरा है ना, ठीक है, उस रोग में क्या होता है, ये जो टी सेल है, WBC का टी सेल फाइट करते करते, लड़ाई करते करते यही हार जाता, यही मर जाता। अब बताओ, जब रक्त के अंदर जब टी सेल ही नहीं होगा, मारने वाला सेल ही नहीं है, तो बताओ अब दूसरा जीवाणु विषाणु भी अटैक करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा। यही होता है एड्स रोग और कैंसर में, ये टी सेल ही क्या हो जाता है, मर जाता है। कौन मारता है, जीवाणु और विषाणु का क्या करता है, फाइट करते 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 इसको मारता है, जिससे छोटे छोटे जीवाणु विषाणु भी क्या होता है, अटैक करते हैं। जैसे एक सिंपल सा कहानी बताते हैं, ठीक है, ध्यान समझ। मान लो, कहानी समझ में आएगा तुमको। मान लो किसी घर में 6 भाई है। कितना भाई है, 6 भाई। कितना भाई था, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। 6 भाई में से एक भाई जो है ना, वो बहुत ज्यादा लफुआ किस्म के, वो मारने पीटने पर ज्यादा विश्वास करता है, समझ में आया कि नहीं, और उससे पूरा का पूरा गांव क्या होता है, डरता है। तो 6 भाई में से एक भाई क्या है, बदमाश, जो कि कौन था, लिंगो था। हाँ बताओ, वो 6 भाई में से एक वही भाई मर जाए या कोई मार दे उसको, तो बाकी बताओ कि ये घर का स्थिति क्या होगा। सिंपल सा बात है कि छोटा मोटा आदमी भी उसको क्या करेगा, उस घर पे अटैक करने लगेगा कि नहीं। तो वही कहानी था, यहाँ भाई कितना है, 6, और एक था जो मारता था, और वही क्या हो गया, मर गया। तो मरने के बाद जो छोटा मोटा जो विषाणु है, जो फीवर वगैरह देने वाला जो जीवाणु है, खांसी जो पहुंचाने वाला जो जीवाणु है, वो भी क्या करने लगता है, अटैक करने, क्योंकि इसका मजबूत पक्ष ही क्या हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो देखना, जो भी एड्स का पेशेंट रहेगा, वो एक बीमारी से ग्रसित नहीं रहेगा, उसको खांसी भी रहेगा, उसको फीवर भी रहेगा, उसको साथ साथ सर्दी भी आते रहेगा, ठीक है, मतलब अनेक रोग से ग्रसित रहेगा। उसको इतना स्थिति खराब होता है, वो बेड से उठ नहीं सकता। समझ में आया कि इतना ज्यादा शरीर वीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें टी सेल जो था, वही टी सेल क्या हो गया, मर गया। समझ में आया कि नहीं। और बाकी छोटा मोटा जो जीवाणु था, वो भी उसका क्या करने लगा, फायदा। समझ में आया कि नहीं। तो WBC में सबसे मजबूत जो रोग से मारने का काम करता है, वो है टी सेल, लिम्फोसाइट, नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया कहानी किसका, WBC। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। सुनो, प्लेटलेट्स का जो आकृति होता है, उत्तल लेंस हम लोग पढ़ के आया, ये क्या है, उत्तल लेंस। तो प्लेटलेट्स का जो आकृति होता है, वो उत्तल लेंस का। इसमें भी केंद्रक नहीं होता। तो केंद्रक किसमें नहीं था, RBC में और प्लेटलेट्स में, दोनों में केंद्रक नहीं होता। मतलब कहने का मतलब, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जीन का जो हस्तांतरण होता है, वो ना ही RBC करा सकता है, ना ही केवल कौन कराता है, WBC। तो जो WBC के पास पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आ रहा है, वो भी है, रोग से लड़ने का क्षमता भी है, बेचारा अकेले कितना काम करे, थक जाता है, ठीक है। तो इसका आकार होता है उत्तल लेंस का, दूसरा नाभिक केंद्रक होता है, इसका काम है शक्ति प्रदान। देखो, किसी के शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी है, तो कभी भी व्यक्ति आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। इससे हम रिपीट कर रहे हैं, किसी के शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी है, ठीक है, जो कि रहना कितना चाहिए, लगभग 2 लाख, ठीक है। अगर 1 लाख 1.25 लाख के आसपास पहुंच गया, उसको शक्ति नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, और वो ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर सकता। वो आधा घंटा से 45 मिनट में ही उब जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेटलेट्स की कमी है। और सबको पता होगा कि प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है, डेंगू, पता है ना। डेंगू रोग जो होता है किसकी कमी से, प्लेटलेट। और डेंगू रोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक रोग है। डेंगू रोग ऐसा होता है जो प्लेटलेट्स 30,000 से 35,000 तक पहुंचा देता है, और आदमी का मौत तक भी हो जाता है प्लेटलेट्स की कमी के कारण। डेंगू रोग ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स अगर गिरा, जिससे क्या हो जाएगा, डेंगू रोग होगा, और जिससे आदमी का मौत भी हो सकता है। तो रिपीट कर रहे हैं, देखो कहीं पे थोड़ा बहुत कट गया, उसको छोड़ देना, 4 मिनट के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। केवल एक रोग होता है जिसमें रक्त लगातार निकलते रहता है, उस रोग को बोलते हैं हीमोफीलिया रोग, जो एक महारानी को हुआ था, ठीक है। चलो बताएंगे अभी, पहले समझ लो कि कहीं पे छोटा मोटा कट गया, 4 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वहाँ पे जो रक्त है वहाँ पे जम जाता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब रक्त ऐसा नहीं कि पैर हाथ पूरा कट गया वहाँ पे नहीं खा रहे, थोड़ा बहुत कटने का, कहीं पे छिला गया, कहीं पे कट गया, वहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये 4 प्रक्रिया से रक्त जो इकट्ठा होता है, वो 4 प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है। कितने प्रक्रिया से, 4 प्रक्रिया से गुजरता है। सुनो, पहला प्रक्रिया
सुनो ध्यान से। पहला प्रक्रिया है कि एक बताया कि तुम सबको प्लेटलेट बताया थे ना, प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनो कहानी समझना पड़ेगा, ये शॉर्टकट एकदम बता रहे हैं। जब कहीं पे कट गया तो कटने के बाद ये जो ब्लड जो निकल रहा है वो किसके संपर्क में रहेगा? वायु के संपर्क में आ जाता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जब कहीं पे कट गया तो कटने के बाद जहाँ पे ब्लड निकल रहा है वो ब्लड किसके संपर्क में आ जाता है? वायु के संपर्क में। तो देखो ब्लड में क्या है? प्लेटलेट्स भी है। अरे ब्लड में क्या है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जब वायु के संपर्क में आता है, प्लेटलेट्स जब वायु के संपर्क में आता है तो बना देता है क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 4 प्रक्रिया से गुजरता है बाबू, ठीक है। ब्लड जब कटा तो कटने के बाद रक्त निकल रहा है, रक्त में क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जब वायु के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब सुनो, थ्रोम्बोप्लास्टिन और शरीर में क्या है? शरीर की हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। थ्रोम्बोप्लास्टिन बना कैल्शियम और प्रोथ्रम्बिन, ठीक है। रक्त में क्या पाया जाता है? प्रोथ्रम्बिन। ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। अब सुनो ध्यान से, ये थ्रोम्बिन और एक प्रोटीन था, क्या नाम था? फाइब्रिनोजेन। किसमें था? प्लाज्मा में, ठीक है। थ्रोम्बिन जो कि एक संरचना होता है, सुनो ध्यान से, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो कि किसमें था? प्लाज्मा में। रक्त में था ना, रक्त के किसमें? प्लाज्मा में। दोनों मिलकर के फाइब्रिन बनाता है। क्या बनाता है? फाइब्रिन। आप सुनो ध्यान से, देखो जब भी कहीं पे कट गया, कटने के बाद देखना सबसे पहले एक जाली ऐसा पतला लेयर बनता है। कभी देखा है? पहले एक जाली ऐसा पतला लेयर, ठीक है, जालीनुमा संरचना। और उस जालीनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रिन बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा बात करें सब लोग ध्यान से, ठीक है। मान लो कि ये कटा हुआ पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है? कटा हुआ है। चलो ऐसे नहीं बात, मान लो कि ये पोर्शन कटा हुआ है, शरीर का हिस्सा। अब एक जालीनुमा संरचना बना, इस जालीनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रिन। ये जालीनुमा संरचना बन गया, फाइब्रिन बन गया। ये फाइब्रिन क्या होता है? जालीनुमा संरचना। अब बताओ, अब इससे रक्त क्या हो रहा था? बाहर निकल रहा था, जो कि क्या बना दिया? फाइब्रिन बना दिया। फाइब्रिन एक प्रकार का जाली ऐसा संरचना होता है, जहाँ पे कटा हुआ पोर्शन है, सबसे पहले क्या बनता है? फाइब्रिन, जो कि एक जालीनुमा संरचना। बताओ कि अब इससे बाहर क्या आ रहा था? रक्त आ रहा था बाहर। रक्त के अंदर क्या है? WBC, RBC, जो कि एक प्रकार का थोड़ा सा क्या है? ठोस ऐसा पाया जाता है। अब कितनी वगैरह ना, तो बताओ इस जालीनुमा संरचना में कौन कौन फंसना शुरू हो जाएगा? WBC और RBC। और WBC प्लाज्मा तो पानी है, प्लाज्मा क्या है? पानी। प्लाज्मा तो निकलते जाएगा, लेकिन जो WBC और RBC जो है उस जालीनुमा संरचना में धीरे धीरे क्या होगा? फंसते चला जाएगा। और फंसने से, ठीक है, ये फंसने, देखो फाइब्रिन क्या है? जाली। और रुधिरामी मतलब WBC RBC प्लेटलेट्स उसमें क्या होगा? फंसेगा। और फंसने से ये जालीनुमा पूरा संरचना क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब भरने के बाद वो रक्त धीरे धीरे क्या हो जाता है? थक्का बन जाता है, जिससे रक्त का बहाव क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या क्या बोले? फिर से रिपीट कर रहे हैं। अरे बीच में बहुत हल्ला हो रहा है एकदम। क्या ये सब टॉपिक को स्टूडेंट सब बढ़िया से पढ़ता है, लेकिन सब क्या कर रहा है? एकदम बच्चा ऐसा एकदम अभी भी एक। देखो 4 प्रोसेस से गुजरता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो रक्त का जो धक्का बनता है वो 4 प्रक्रिया से गुजरता है। पहला प्रक्रिया कि रक्त में क्या पाया जाता है? प्लेटलेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये प्लेटलेट जब कटा तो कटने का मतलब वो किसके संपर्क में आ गया? वायु के। वायु के संपर्क में आता है तो क्या बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और जब कटा तो हड्डी वगैरह भी है, हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन जो कि ब्लड में है, ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो कि किसमें था? प्लाज्मा, रक्त के प्लाज्मा में। दोनों मिलकर के क्या बना दिया? फाइब्रिन। फाइब्रिन एक प्रकार का क्या है? जालीनुमा संरचना। आप सोचो, दिमाग लगाओ, मान लो शरीर का कोई भी हिस्सा कट गया, कटने के बाद यहाँ पे फाइब्रिन बन गया। फाइब्रिन बनने का मतलब जालीनुमा संरचना बन गया। अब इससे बहाव आ रहा था क्या? रक्त बहाव आ रहा था। तो रक्त जब बहा करके बाहर आएगा तो रक्त के अंदर WBC भी है, RBC भी है और प्लेटलेट्स भी। बताओ वो जालीनुमा संरचना का जो छिद्र है वो छिद्र भराएगा कि नहीं? RBC, WBC और प्लेटलेट्स से क्या होगा? भरा जाएगा। और भराने के बाद वो जालीनुमा संरचना धीरे धीरे क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और कुछ देर हवा में एक संपर्क में रहेगा
तो जो रक्त है वो रक्त का धीरे धीरे क्या बनेगा, थक्का बनते जाएगा, धीरे धीरे कलर कैसा हो जाएगा, काला, जिसको हम लोग बोलते हैं पपड़ी। रक्त क्या बन गया, पपड़ी बन गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो जालीनुमा संरचना है रुधिराणु के संपर्क में आकर के रक्त कैसा बन जाता है,